बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास ग्लूकोज आया था सेल के अंदर। हमने सबसे पहला स्टेप किया कि उसको तोड़ा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई और पायरूवेट बना, और उस दौरान 2 एटीपी नेट प्रोडक्शन हुई और 2 NADH2 प्रोड्यूस हुए। फिर हमने पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन की फर्दर, और उससे भी हमें ओवरऑल दो NADH2 हासिल हुए। फिर उसके बाद हम उसको ले गए क्रेब्स साइकिल में, और वहाँ पर हमने उससे ATP, NADH2 और FADH2 बनाए, और हर पायरुवेट ने एक ATP, 3 NADH2 और एक FADH2 बनाया। अब ये जो NADH2 और FADH2 प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको ATP में अल्टीमेटली हमने कन्वर्ट करना है। इसमें क्या है कि इसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन है। तो वो एक्साइटेड या हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है उससे हमने एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है स्टेप बाय स्टेप, और उसको हमने अपने फ़ायदे के लिए ATP प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH2 और FADH2 से ATP बनाए जाते हैं। ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की सीरीज होती है, यानी कि NADH2 रिड्यूस करेगा और इस प्रोसेस के दौरान खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और उसके नतीजे में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से एनर्जी एक्सट्रैक्ट होगी। और फाइनली जो हाइड्रोजन है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों पहुंचेंगे ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन फाइनल रिसीवर है जो इलेक्ट्रॉन को भी रिसीव करेगा और H पॉजिटिव को भी रिसीव करेगा। तो इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 3 चीज़ें हिस्सा लेती हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, गरचे यहाँ पे भी प्रोसेस सिमिलर हो रहा है कि आप NADH2 से ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस वाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से डिफरेंट है। तो 3 कंपोनेंट्स हिस्सा लेते हैं। कोएंजाइम Q है, इसी तरह साइटोक्रोम्स हैं। साइटोक्रोम्स में साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A3 आते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फाइनल रिसीवर है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करना है और फिर अल्टीमेटली हाइड्रोजन के साथ जुड़ के ऑक्सीजन बना लेनी है। तो सबसे पहले साइटोक्रोम्स की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं जिनको हम साइटोक्रोम्स कहते हैं, और इनके अंदर हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है। और ये हीम वही हीम है जो हीमोग्लोबिन के अंदर भी पाया जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे। वहां पे इसके अंदर आयरन होती है, तो यहाँ पे भी आयरन है जो अपनी वैलेंसी चेंज कर सकती है। वो +2 या +3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है आयरन, और वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है, और तो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पे काम करता है। तो सबसे पहले NADH2 को ऑक्सीडाइज करता है कोएंजाइम Q। अब ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि उससे हाइड्रोजन निकाल लेता है, खुद हाइड्रोजन रिसीव कर लेता है, इसी दौरान में साथ ही इलेक्ट्रॉन्स भी रिसीव करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात की थी कि जिस तरह वो बच्चे को रोते हुए बच्चे को चुप करवाने वाली एग्जांपल है कि वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, बारी बारी वो एक गोद से दूसरी गोद में जाता है, और कभी वो दादी की गोद में, कभी मामू की गोद में, कभी चाचू की गोद में, और फिर अल्टीमेटली वो उसकी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पर NADH2 जब टूटता है उसमें से हाइड्रोजन निकलती है और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है, उसे स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह आपने वो गेम देखी हुई होगी गेम शोज के अंदर के, एक कुशन या कोई बॉल या बलून होता है जो सारी ऑडियंस में पास हो रहा होता है, और जिसके दफ़ा म्यूजिक रुक जाए तो उसकी कोई बारी होती है कुछ करने की। तो उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी मुख्तलिफ प्रोटीन से गुजरता रहेगा, और इस दौरान वो प्रोटीन्स उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेंगी और फिर उससे उस एनर्जी से ATP बनाने का काम करेंगी। तो कोएंजाइम Q सबसे पहले रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन को, फिर कोएंजाइम Q को ऑक्सीडाइज करता है साइटोक्रोम B। तो साइटोक्रोम B की अगली बारी आ गई, फिर साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इस दौरान में भी ATP की सिंथेसिस होती है साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A और A3, जिसको हम साइटोक्रोम A कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, तो वो उनके पास जाता है। यहाँ पर आपको तस्वीर में अब नाम ABC नहीं दिखाए हुए, लेकिन बेसिकली वही प्रोटीन्स हैं, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 दिखाए हुए हैं।
तो कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम A, यही प्रोटीन्स हैं और स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करते हैं और इस दौरान में एटीपी सिंथेसिस का काम होता है। फाइनली उस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है एक ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है तो वो O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है और O नेगेटिव फिर दो हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ के दो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन रिसीव कर लेता है तो वो दो हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस वजह से हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन के दौरान वाटर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इस दौरान में इन सारी प्रोटीन्स में इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होते हैं और उनके जरिए से एटीपी प्रोडक्शन का काम होता है। अब अल्टीमेटली फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होनी है, एटीपी की प्रोडक्शन होनी है। तो एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन से डिफरेंट है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये प्रोसेस हो रहा है। इसका जनरल इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि NADH2 है हमारे पास और ADP हैं, 3 ADP हैं और फॉस्फेट हैं जो हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो इनसे NADH2 से NAD बन जाता है और जो दो हाइड्रोजन उतरते हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं और इस दौरान में ATP बनते हैं। तो एक NADH2 से रफली 3 ATP यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। फिर इसके साथ ही केमी ऑस्मोसिस भी होती है, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स होती है। बेसिकली जो एटीपी कपल्ड, हमने कहा कि इसके नतीजे में एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस निकाली जा रही है, जो ये कॉम्प्लेक्सेस एनर्जी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन को वो पंप करते रहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान जो जगह है वहां पर हाइड्रोजन जमा हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से ओवरऑल हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा हो जाती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ओवरऑल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कम है। तो हाइड्रोजन मूव करना चाहते हैं हाई कंसंट्रेशन वाले इलाके से लो कंसंट्रेशन वाले इलाके तक, लेकिन दरमियान में मेम्ब्रेन है जो हाइड्रोजन को क्रॉस नहीं करने देती। लेकिन रास्ते में एक चैनल लगी हुई है और ये चैनल एक्चुअली है एटीपी सिंथेटेज, एक एंजाइम है। इसमें से जब हाइड्रोजन गुजरते हैं तो वो ये वही रिवॉल्विंग डोर की तरह काम करता है। इसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट, वो मूविंग हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करके वो उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी में और एटीपी सिंथेसाइज करने का काम करता है। एडीपी और फॉस्फेट को एक्चुअली जोड़ता है तो उसके जरिए से एटीपी बनते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम आपको दोबारा से दिखाई हुई है कि आपके पास NADH2 आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटीन्स के मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्स से गुजरते गए, उस एनर्जी को हमने इस्तेमाल किया हाइड्रोजन को पंप आउट करने के लिए। हाइड्रोजन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जमा हो गए। अब ये गुजरना चाहते हैं लेकिन गुजरने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, ये रास्ता एक रिवॉल्विंग डोर है। जब यहाँ से आप गुजरते हैं तो वो डोर घूमता है, उसके घूमने की वजह से एनर्जी मिलती है इस प्रोटीन को और उसकी प्रोटीन वो उस एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी सिंथेज एडीपी और फॉस्फेट को मिलाकर एटीपी बना देता है और इससे आपके पास एक NADH2 से रफली 3 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो ओवरऑल इन समरी हम देखें तो हमें ग्लाइकोलिसिस में कितने नेट गेन हुई थी, हमें सिर्फ 2 एटीपी मिले थे टोटल और 2 NADH2 मिले थे, यानी कि बहुत थोड़ी सी एनर्जी एक्सट्रैक्ट की थी हमने। फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन हुई तो हमारे पास 2 पायरुवेट थे, हर एक से एक एक NADH2 बना तो हमें 2 NADH2 वहां पर भी पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन में मिले और उसकी वजह से पायरुविक एसिड पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास हुआ क्रेब्स साइकिल और क्रेब्स साइकिल से हमें 2 एटीपी मिले, 6 NADH2 मिले, एक एटीपी एक एसीटेट से निकलता है तो हमारे पास टोटल 2 एटीपी बने, एक ग्लूकोज से 6 NADH2 मिले और 2 FADH2 मिले। तो 3 एक एसीटेट से एक एटीपी, 3 NADH2 और एक FADH2 हमें मिला। तो इनसे फिर हम अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से एटीपी बनाते हैं और 32 एटीपी ओवरऑल इनसे हमें मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेतहाशा एटीपी बना रही है। तो जिस चीज को हमने कूड़ा समझ के हमारे सेल ने जाया कर दिए था, माइटोकॉन्ड्रिया ने उससे 95% एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस की है और ये बहुत ज्यादा है।
तो टोटल यील्ड हमारे पास एक ग्लूकोज से ओवरऑल 36 एटीपी रफली प्रोड्यूस होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ज्यादा भी हो सकते हैं, सेल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रफली ये क्वांटिटी हमें मिलती है एटीपी की। और ये एटीपी फिर हमारे सेल की तमाम एक्टिविटीज को, मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, भाग दौड़ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, खाना पका रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सारा कुछ एक्चुअली हो रहा है इन एटीपीज की वजह से, जो हमें खुराक में ग्लूकोज के थ्रू मिले थे। डाइजेस्ट किया था हमने उस ग्लूकोज को, चाहे हमने आटा खाया था चाहे कुछ भी, तो वो पहुंचा था हमारे ब्लड में, ब्लड से हमारे सेल्स में, और उन सेल्स ने फिर इस तरह ग्लूकोज को तोड़ के हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज और ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी प्रोवाइड की। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए डायग्राम्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पूरे ध्यान से डायग्राम्स ड्रा करके फिर देखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे बनती है, तो फिर आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। पेपर में कई दफा डायग्राम्स बनाने के लिए आ जाती हैं, कई दफा रिएक्शंस की तफसील लिखने के लिए आती है। तो थैंक यू वेरी मच।